आपका पहला सवाल है, एक इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हैं। ए, सभी जीवित जीव। बी, निर्जीव वस्तुएं। सी, जीवित जीव और निर्जीव वस्तुएं दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवित जीव और निर्जीव वस्तुएं दोनों। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां जीवित और निर्जीव वस्तुएं एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? आपका ऑप्शन है ए, पौधे। बी, जानवर। सी, पानी। डी, बैक्टीरिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पानी। अजैविक घटक गैर जीवित तत्व हैं जैसे पानी, हवा, मिट्टी आदि। आपका तीसरा सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है ए, सूर्य का प्रकाश। बी, कोयला। सी, हवा। डी, पौधा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश। सूर्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। आपका चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक है? आपका ऑप्शन है ए, पौधे। बी, जानवर। सी, मिट्टी। डी, पौधे और जानवर दोनों। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पौधे और जानवर दोनों। जैविक घटक सभी जीवित तत्व हैं जैसे पौधे और जानवर। आपका पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, घास। बी, जूप्लांक्टन। सी, फाइटोप्लांक्टन। डी, धान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जूप्लांक्टन। जूप्लांक्टन उत्पादक नहीं है। जूप्लांक्टन शाकाहारी है। जूप्लांक्टन को प्रोटोजोआ के रूप में जाना जाता है। तालाब, झील या महासागर के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक एक छोटा जीव है जिसे शैवाल कहा जाता है। प्रोटोजोआ सबसे छोटा शाकाहारी है। आपका 6 नंबर सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में किस जीव को प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए, शेर। बी, टिड्डा। सी, मशरूम। डी, ईगल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, टिड्डा। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। जो उत्पादक पौधे खाते हैं। टिड्डा घास खाता है, जिससे वे प्राथमिक उपभोक्ता बन जाते हैं। आपका 7 नंबर सवाल है, किस पारिस्थितिकी तंत्र को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए, रेगिस्तान। बी, हरी भूमि। सी, महासागर। डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी की ऑक्सीजन की एक महत्वपूर्ण मात्रा का उत्पादन करते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। आपका 8 नंबर सवाल है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपका ऑप्शन है ए, भोजन का उत्पादन करना। बी, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना। सी, भंडारण करना। डी, अन्य जानवरों का उपभोग करना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना। कवक और बैक्टीरिया जैसे अपघटक मृत जीवों को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को पर्यावरण में पुनः चक्रित करते हैं। आपका 9 नंबर सवाल है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। आपका ऑप्शन है ए, एकदिशीय। बी, द्विदिशीय। सी, चक्रीय। डी, बहुदिशीय। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एकदिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक दिशा एक दिश में प्रवाहित होती है, सूर्य से उत्पादकों पौधों से उपभोक्ता तक। आपका 10 नंबर सवाल है,
आमतौर पर एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर पर कितनी प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? आपका ऑप्शन है ए 50%, बी 25%, सी 10%, डी 90%। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एड्रेनल। 10% नियम के अनुसार एक ट्रॉफिक स्तर से केवल 10% ऊर्जा ही अगले ट्रॉफिक स्तर पर स्थानांतरित होती है। शेष ऊर्जा चयापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से गर्मी के रूप में खो जाती है। आपका 11 नंबर सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा किस ट्रॉफिक स्तर पर होती है? आपका ऑप्शन है ए प्राथमिक उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादकों पौधे और शैवाल में सबसे अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि वे सीधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसे संग्रहित करते हैं। प्रत्येक क्रमिक ट्रॉफिक स्तर को कम ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी चील, सी टिड्डा, डी मशरूम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी टिड्डा। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं जो उत्पादकों पर भोजन करते हैं। टिड्डा पौधों को खाता है जिससे वह प्राथमिक उपभोक्ता बन जाता है। आपका 13 नंबर सवाल है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, बी मीथेन गैस, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, डी ऑक्सीजन गैस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सिंथेटिक यौगिक हैं जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एरोसोल और एयर कंडीशनर में किया जाता है। जब वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो अल्ट्रावायलेट विकिरण उन्हें तोड़ देता है। क्लोरीन छोड़ता है जो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है। आपका 14 नंबर सवाल है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए क्षोभमंडल, बी समतापमंडल, सी मध्यमंडल, डी तापमंडल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी समतापमंडल। ओजोन परत समतापमंडल पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर में पाई जाती है और सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवशोषित करती है। आपका 15 नंबर सवाल है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। आपका ऑप्शन है ए पेरिस समझौता, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी रियो घोषणा पत्र, डी क्योटो प्रोटोकॉल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत की रक्षा के लिए CFC और हेलोन जैसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों ODS को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक वैश्विक समझौता है। आपका 16 नंबर सवाल है, अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी मीथेन और अमोनिया, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस और औद्योगिक प्रक्रियाओं के जलने से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO के निकलने के कारण होती है। ये गैसें वायुमंडल में जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाती हैं, जो फिर वर्षा जल के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं। आपका 17 नंबर सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा योगदान किस गैस का है? आपका ऑप्शन है ए मीथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड।
ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का है। यह मुख्य ग्रीनहाउस गैस है जिसे जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई, औद्योगिक प्रक्रियाओं और परिवहन जैसी मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित किया जाता है। हालांकि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी प्रभावी हैं, परंतु CO2 की उत्सर्जन मात्रा बहुत अधिक होती है और इसका वातावरण में दीर्घकालिक प्रभाव रहता है। आपका 18 नंबर सवाल है, किस प्रकार के प्रदूषण के कारण मिनामाता रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए वायु प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी मृदा प्रदूषण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जल प्रदूषण। औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण मिनामाता खाड़ी से पारा मछलियों को दूषित करता है और मानव में व्यापक रूप से पारा विषाक्तता फैलाता है। आपका 19 नंबर सवाल है, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है? आपका ऑप्शन है ए भूकंप केंद्र, बी फोकस, सी भूकंपीय क्षेत्र, डी फॉल्ट लाइन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फोकस। फोकस हाइपोसेंटर पृथ्वी के अंदर वह बिंदु है जहां भूकंप शुरू होता है। भूकंप केंद्र पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर स्थित बिंदु है। आपका 20 नंबर सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैमाने को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए रिक्टर स्केल, बी मर्कली स्केल, सी ब्यूफोर्ड स्केल, डी मोहर स्केल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रिक्टर स्केल। मर्कली तीव्रता स्केल भूकंप के कारण होने वाले प्रभावों और क्षति को मापता है, जबकि रिक्टर स्केल इसकी परिमाण जारी ऊर्जा को मापता है। आपका 21 नंबर सवाल है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन है ए सल्फेट्स, बी नाइट्राइट्स, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी लेड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्राइट्स। दूषित पानी से नाइट्रेट शिशु के पाचन तंत्र में नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मेथेमोग्लोबिनेमिया रक्त में ऑक्सीजन परिवहन में कमी होता है। आपका 22 नंबर सवाल है, कौन सा प्रदूषक माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बजाय पार्ट प्रति मिलियन ppm में मापा जाता है? आपका ऑप्शन है ए PM 2.5, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी ओजोन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जिसे ppm पार्ट प्रति मिलियन में मापा जाता है, जबकि पार्टिकुलेट मैटर PM सल्फर और ओजोन को में मापा जाता है। आपका 23 नंबर सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी सीस्मोग्राफ, डी थर्मामीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर भूकंप के कारण होने वाले कंपन को रिकॉर्ड करता है। आपका 24 नंबर सवाल है, पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए सभी जीवाश्म ईंधनों को तुरंत समाप्त करना, बी पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, सी दुनिया भर में प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, डी लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। पेरिस समझौते का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों को कम करने के लिए इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।